Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 8 of atomic structure। तो बच्चों इसके जस्ट पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज व्हाट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट एंड देन 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये आपको क्या मिला था, एक फॉर्मूला मिल गया था। और इसी वेव, ये फॉर्मूला था जो वेव का, इसी की हेल्प से पूरा का पूरा हम लोगों ने स्पेक्ट्रम सीरीज निकाल डाला था हाइड्रोजन का। कौन कौन से थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ लिख रखा है। लाइमन, याद करने का तरीका भी सिखाया था, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, और फिर क्या थे आपके हमफ्रे। ये 6 आपके थे। याद करने का तरीका था लाईमैन, लाई आदमी मतलब बहुत झूठ बोलता था, ठीक है ना, इतना झूठ बोल बोल के कमा लिया जिसका हिसाब किताब नहीं था, कईयों की जान चली गई इसके झूठ की वजह से। अब कुछ होता ही है भाई, कुछ गलत करोगे तो कुछ मिलेगा, तो उसका बालक मर गया, तो बाल मर, बाल मतलब बालक मर गया, प्रायश्चित हुआ उसको, पाश्चन प्रायश्चित किया, ठीक है। अब प्रायश्चित करने के बाद क्या हुआ, उसको प्रायश्चित होता है तो भाई जाहिर सी बात है अपने जुर्म को कबूल किया जाता है, तो जुर्म को कबूल किया गया जज साहब के सामने। तो फाइनली जज साहब ने उनको क्या कर दिया, सजा सुनाई, तो ब्रैकेट में गए, मतलब जेल के अंदर गए। और जितनी भी उनकी पैसे थी उनको क्या कर लिया गया, सीज किया गया, जो फंड था उसका रिफंड कर लो, ठीक है ना। और फिर क्या किया, उस सीज किए हुए फंड को फिर एक एनजीओ में डोनेट कर दिया गया पूरा का पूरा, या फिर हम्फ्रे को दे दिया गया, कह सकते हैं। उस फंड को उठा के क्या कर दिया गया, हम्फ्रे को दे दिया गया। तो इस तरह से आपके ये 6 नाम थे, 6 नाम आपको याद होने चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए। लाइमन के लिए n1 कांस्टेंट होता था, याद करिएगा। n1 तो 1 होता था, n2 का मान कुछ भी होगा 1 को छोड़ के। इसमें n1 का मान बच्चे 2 होता था, n2 का मान 2 को छोड़ के, मतलब 2 और 1 को छोड़ के 3 4 5, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। n1 का मान 3 है तो 3 से बड़ा हो सकता है n2 का मान, 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे इसका n1 का मान क्या होता था 4, इसका n1 का मान 5, इसका n1 का मान 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपका निकल जाता था। और बाकायदा कैलकुलेशन कर रखा था हम लोगों ने। अब यहाँ तक जो कहानी थी बच्चे, ये कहानी थी अर्ली एरा का, बोहर के एटॉमिक मॉडल तक सारी कहानियां चल रही थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकाला गया तो बहुत सही था। बोहर का हाइड्रोजन का मतलब बोहर का जो ये मॉडल था, हर चीज को क्लियरिटी दे रही थी, रदरफोर्ड के सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा था, और ये लंबे समय तक एक्सेप्टेबल रहा। बट ये चीजें भी फेल हो जाती हैं, तभी तो क्वांटम का बर्थ होता है। क्वांटम का बर्थ होता ही नहीं, क्वांटम का बर्थ होने का रीजन ही है बोहर के मॉडल का फेल होना। उसमें कमियां थी, बहुत सारे डिफेक्ट्स निकल के आए, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, हमें सारे डिस्कस करने नहीं है। ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो बोहर साहब आने वाली जो थ्योरियां निकल के आई, जो पोस्टुलेट निकल के आए, जो हाइपोथेसिस निकल के आई, उस पे वो सेट नहीं खा रहे थे। जैसे आगे अभी जस्ट अभी ये लेक्चर इसी पे बात करने वाला, वेव नेचर की बात हो गई, तो वेव नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में बोहर साहब को पता ही नहीं था। पहली प्रॉब्लम तो यही आ गई। फिर जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट के बारे में बात की गई, ठीक है, ये सब पढ़ना नहीं है, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट अगर आप हायर क्लासेस पढ़ते हो, जब बीएससी वगैरह करोगे उसमें पढ़ोगे आप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिकली बात है। तो उसके बारे में जब चर्चा हुई तो इनको फिर कोई नॉलेज नहीं था। फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि उसमें वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। इन्होंने तो कैलकुलेट करके दे दिया था ना, बोहर साहब ने क्या कैलकुलेट किया था, रेडियस का फॉर्मूला बता दिया था तुमको, क्या बताया था, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अब ये क्या है, तुम पोजीशन को ही तो बता रहे हो, रेडियस। भाई इस न्यूक्लियस के इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग द पोजीशन। और वेलोसिटी भी तुम पता कर ले रहे हो उसी सेल का, कितनी बता रहे हो, 2.18 इंटू 10 पे पावर 8। तो जेड बाई एन ये आपका फॉर्मूला था सेंटीमीटर पर सेकंड की कंडीशन में। तो आप दोनों ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ मेल नहीं खा रहा था, उसका विरोध कर रहा था, जबकि वो सही था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये संभव ही नहीं है चीजें एक साथ, दोनों चीजों को निकाल पाना, पोजीशन और साथ ही साथ वेलोसिटी को। तो इस तरह से क्या हुआ, रदरफोर्ड बोल रहा हूँ, बोहर के मॉडल फेल हो जाते हैं और अर्ली एरा के एटॉमिक मॉडल भी खत्म हो गए। अब यहां से बर्थ होने वाला है क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम के बारे में अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो क्वांटम की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और साइंटिस्ट आए और कुछ उनकी थ्योरियां आई, उनको वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कहानी आ रहा है यहाँ पे बच्चे, स्टेटमेंट आ रहा है, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्या हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। डी ब्रॉगले साहब आते, एक साइंटिस्ट का नाम है, 1924 का कहानी चलती है, ठीक है ना, 1924 के आसपास का एरा है। इस समय डी ब्रॉगले आते हैं, डी ब्रॉगले,
BROGLIE, डी ब्रॉगली बोलो चाहे ब्रॉगली, जो भी आप साउंड दे सकते हो आप साउंड दीजिए। डी ब्रॉगली साहब आते हैं और इनकी हाइपोथेसिस क्या आती है कि जिस तरह से लाइट हैज अ ड्यूल नेचर, लाइट के पास ड्यूल नेचर है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर, मैटर के पास भी क्या है, द्रव्य, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बात है इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, ड्यूल नेचर है। मतलब इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, और साथ ही साथ वेव नेचर के साथ इसके पास पार्टिकल तो पहले से ही था, तो पार्टिकल नेचर भी है। मतलब अभी तक हम रट रहे थे, प्लैंक साहब आए, आइंस्टीन साहब आए, और पता नहीं मैक्सवेल साहब आए, सबने मिलके कहानियां गाई कि लाइट हैज अ ड्यूल नेचर, लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। मतलब उन लोगों ने नहीं कहा, उनके एक्सपेरिमेंट ने ये बात कहा कि लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। अब ये एक अलग ही दुनिया में डी ब्रॉगली साहब आए, कहें ऐसा है, रुकिए, इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूल नेचर है, और ये इनकी हाइपोथेसिस थी, और उन्होंने फॉर्मूले को डिराइव भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं डिराइव किया, इन्होंने फॉर्मूला ऑब्टेन किया। मैं दिखा देता हूँ कैसे ऑब्टेन किया। हालांकि इनका डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन था वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू वेव, और मोमेंटम इन्होंने रिलेशन दिया था पी, ये आपका निकल के आया था। लेमडा और पी के बीच में रिलेशन मिला था, ये प्लैंक की हेल्प से मिला था, द लेमडा एच अपॉन पी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, लेमडा वेवलेंथ है। अब इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, चलो वो ऑब्टेन करके भी मैं दिखा देता हूँ। हालांकि आपको ऑब्टेन करने के लिए रटना नहीं है, क्लास 12 में आके पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बस इसके फॉर्मूले याद रखना, ये लेमडा एच अपॉन पी करके याद कर लेना। अच्छा, डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला, डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि मैटर हैज अ ड्यूल नेचर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन हैज अ ड्यूल नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, इतना ही स्टेटमेंट था, और उसका फॉर्मूले को उन्होंने ऑब्टेन किया। कैसे ऑब्टेन किया वो थोड़ा देखो, ऑब्टेन करते हैं हम लोग भी। प्लैंक साहब के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लैंक के हिसाब से E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, अगर म्यू की वैल्यू सी अपॉन लेमडा रख दिया जाए तो। इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब आइंस्टीन साहब की तरफ, आइंस्टीन साहब की बात मान लेते हैं, तो आइंस्टीन का क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दो। सी क्या है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट है, एम क्या है, मास ऑफ, यहाँ पे क्या है, मास की बात हो रही है, किसी द्रव्य के मास की बात हो रही है, जो क्या हो रहा है, सी वेलोसिटी से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भाग रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। यही तो है स्टेटमेंट आइंस्टीन साहब का, किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट की से फेंकोगे तो एनर्जी में मतलब गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का यही तो फॉर्मूला, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा चलो, वो मेरा टॉपिक नहीं, मैं आइंस्टीन को कहानी नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। ई और ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इज वॉट, एच सी अपॉन लेमडा। बच्चे यहाँ दो सी है तो एक सी यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जा रहा है, यहाँ देखो, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सा एक वैल्यू बच जा रहा है, एम सी इज वॉट, एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एच अपॉन एम सी, यही तो वैल्यू है, लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी, इसी को तो कैलकुलेट करना था। अगर मैं ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, अगर सी को मैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी मान लूँ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी बोलना है बोल लो, किसी पार्टिकल के लिए बात कर लूँ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चे, ये लेमडा एच अपॉन एम वी, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी, तो लेमडा बराबर क्या मिल जाएगा, एच अपॉन पी। ये मोमेंटम की कहानी हो गई, और ये फाइनली आपका फॉर्मूला का एक्सप्रेशन आ गया, एच अपॉन लेमडा पी। देखो ये फॉर्मूला कितना आसानी से आ गया। तो ये इन्होंने इसका एक हाइपोथेसिस दिया था, और अपने हाइपोथेसिस को उन्होंने आइंस्टीन और प्लैंक के फॉर्मूले को लेके प्रूव भी किया था। इनका खुद का कोई फॉर्मूला नहीं था, इन दोनों को फॉर्मूले को लेके इक्वेट करके इस बात को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। तो क्या कहा डी ब्रॉगली साहब ने, डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि भैया लाइट के पास अब सिर्फ एक नेचर नहीं है, लाइट के पास दो दो नेचर है, दोनों नेचर को दिमाग लाइट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के पास दो दो नेचर है, जैसे लाइट के पास था वैसे इलेक्ट्रॉन के पास भी है। कौन कौन से, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। और जैसे ही इन्होंने कहा कि मैटर हैज अ ड्यूल नेचर, मैटर हैज अ ड्यूल नेचर, दैट मींस वेव नेचर, अब क्या हुआ, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन के मॉडल्स थे वो बच्चे टू डायमेंशनल थे। बोर्ड साहब का 2D मॉडल था ना भाई, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, 2D मॉडल चल रहा था। और वेव नेचर बोल के इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कहानी खत्म कर दिया। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ला डाला। भाई 2D में तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है ना, ये इनके हिसाब से क्या था, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में ओरिएंटेशन कर रहा है। वेव तो तीनों एक्सिस में हो सकता है ना, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जाता है, और ये जेड एक्सिस में भी जाता है, तीनों एक्सिस में ओरिएंट होता है।
बट इनके हिसाब से क्या था, न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ पे गोल 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 घुमाओ, तो ये सही नहीं था, ठीक है ना, तो ये फेल होने का एक रीजन बना। तो मेरे ख्याल से डी ब्रॉगली साहब की कहानी समझ में आ गई। डी ब्रॉगली साहब ने कहा क्या, इक्वेशन क्या किया, अब इसको थोड़ा और फिल करने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ताकि बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो डी ब्रॉगली के लिए था वो किसी टाइनी पार्टिकल के लिए था, हालांकि हर चीज के लिए काम करता है मतलब, लेकिन ये टाइनी पार्टिकल पे ज्यादा सूट करता है। टाइनी मतलब छोटा, बहुत 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 छोटा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे के लिए होता है। क्यों छोटा, यहाँ पे वर्ड बोलने का लॉजिक क्या है, यहाँ देखो, थोड़ा कहानी बनाते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ऐसे एक क्वेश्चन टाइप का है, तो मैंने उसी तरह का एक क्वेश्चन उठा लिया हूँ। अ क्रिकेट बॉल ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम का एक बॉल है, बॉल विद 300 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा स्पीड दिया है, ठीक है, 300 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 300 किलोमीटर, मतलब सोचो कितना ही तेज बोल दिया, ठीक है ना। यहाँ मीटर पर सेकंड करके रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर होता तो भी ज्यादा अच्छा होता, कुछ ज्यादा स्पीड हो गया। ऐसा कोई बॉलर अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, उसमें लगाना पड़ेगा, मशीन फिट करना पड़ेगा ना, बैटरी वाला कुछ ऐसा जादू, और रॉकेट की तरह समझ नहीं। चलो, 300 किलोमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेव लेंथ ऑफ बॉल, बॉल का वेवलेंथ आपको पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ दिया है, मास 100 ग्राम दिया है बच्चे, इसको केजी में कन्वर्ट करो, पहला काम तो यही करो, क्वेश्चन केजी में सॉल्व करेंगे। तो मास 100 ग्राम है, नहीं चलेगा, केजी में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 100/1000, तो 0.1 kg, ये हो जाएगा ना, मास कन्वर्ट हो गया। स्पीड कितना दिया है बच्चे, मतलब वेलोसिटी दिया है 300 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इसको अगर स्पीड को अगर और कन्वर्ट करें तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लेके जाएं तो क्या बन जाएगा बच्चे, 300, और किलोमीटर के जब 1000 लगा दो, 30,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा जानबूझ के बड़ी वैल्यू लिया हूँ, कटने वटने में आसान हो जाए। देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ बॉल, लेमडा पूछा है बच्चे, क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ कंडीशन में क्या बन जाएगा, लेमडा अगर मैं निकालने चलूँ तो लेमडा निकालते हैं, चलिए। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/p, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा h p का m इंटू वी। ये कुछ ज्यादा वेलोसिटी हो जा रहा है, थोड़ा सा कम कर लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम कर लो। चलो, 3000 किलोमीटर जब मीटर पर सेकंड ही कर लो, क्या कर लो, मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, ज्यादा बहुत बड़ा वैल्यू हो जा रहा है, फिर फील नहीं हो पाएगा। 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड फील करना है ना। अब कहानी क्या है, लेमडा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻34, वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है, जूल सेकंड की कहानी हो जाएगी। मास की बात करोगे तो मास कितना है बच्चे, 0.1 kg है, और वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने चलेंगे बच्चे, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, लेमडा यहाँ पे देखो, ये जीरो हटा दो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 30 बच गया। अब 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 अपॉन 30 है, एक काम करो, 3 × 10 कर लो, ये 10 ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा, 3 से काट दो, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 3×3 = 9, ऐसे कुछ करके जाएगा। लेमडा क्या हो जाएगा, 2.223 इंटू ये 10 ऊपर भेज दो, 10⁻⁻35। अरे यार, ये वैल्यू देख रहे हो, 10⁻⁻35, कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं वैल्यू हो जा रहा है, 10⁻⁻35, यहाँ से लेना पड़ेगा, 10⁻⁻35, इट्स सो 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 स्मॉल यार, इतना, मतलब इतना तुम्हारा कैसे क्वेश्चन में था, सेकंड था यहाँ पे, उसके मीटर में ले रखा है 300 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मीटर कर लो, कहानी मीटर में आंसर आ जाएगा, जैसा लिए होगा वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। इतना छोटा वैल्यू 10⁻⁻35, और एक अवोगाड्रो में, जो कि बहुत बड़ी संख्या बोली जाती है, एक मोल की संख्या 6.02 इंटू 23 इंटू 10⁻23 होती है, ये भी इसके आगे छोटी है, मतलब -35, यार क्या ही सोच रहे हो, फील करोगे, फील कर लो, 2.23 डिवाइडेड करो 1 के आगे 35 जीरो लगा दो, मेरे को लिखने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, 35 जीरो, इतनी छोटी वैल्यू है, मतलब कहने का ये है बच्चे, ये इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू है, हम कह देंगे वेवलेंथ जीरो है, ऑलमोस्ट क्या है, जीरो, मान लो बहुत छोटी है, ना के बराबर है, जीरो खत्म है, कुछ नहीं है, जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है कि जो वेटेड मतलब है, हैवी है, मतलब बड़े चीजें हैं, जो भारी है मतलब बड़ा, कंडीशन बना लो, जो बड़ा है, जो वेटेड है, ज्यादा साइज में है, ज्यादा मास कंटेन करता है, ज्यादा साइज का यहाँ मीनिंग मास से है, जो ज्यादा मास कंटेन कर रहा है,
और उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, उस कंडीशन में उससे वेवलेंथ तो बनेंगे बट वेवलेंथ ना के बराबर। अब तुम चलोगे, इफ यू आर मूविंग, अगेन आप भी वेवलेंथ प्रोड्यूस करोगे। आप मूव कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप भी वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हो, बट आपकी बॉडी से जो वेवलेंथ निकल रही है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारे आंखों को या फिर मशीन जो हमारे पास उसको क्या करे, डिटेक्ट कर पाए। वो ना के बराबर है, खत्म है। कभी देखते क्रिकेट बॉल में जो बैट खेलता है, तो बैट से जब ये बैट है यहाँ बॉल पहुंचती है तो एक साइड में ऐसे दिखा के ऐसे ऐसे वेव दिखाता है। तो एक लेवल है इसका डिटेक्ट कर पाने का, कितना डिटेक्ट कर पाते हैं। तो वही कहानी, ये बहुत 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 छोटी वेवलेंथ हो गई, तो इसको आप नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं और अलग कर दूं, यही सेम रहेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ये कह दूं कि जो मास ऑफ 100 ग्राम का बॉल था, उसके आगे कहानी मैं बोल दूं, छोड़ो हटाओ, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ, अब एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है बच्चे, क्वेश्चन में बता दूं, पहले क्वेश्चन में सिंपल से यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन, बॉल की जगह इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, और इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करता है, जनरली इसका स्पीड अगर देखोगे तो 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। मैं इसका ऑर्डर ले लेता हूँ, सीधे सीधे वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। इतने स्पीड से भाग रही, मुझे कैलकुलेशन करना है, जल्दी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इतनी स्पीड से भाग रही है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर रहेगा तो मीटर में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, फिर से वही कहानी, लेमडा एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो लेमडा एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, अगर 27 लूंगा तो अर्ग के फॉर्म में चला जाएगा, जूल सेकेंड। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, लगभग बहुत 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 छोटा, ना के बराबर। जीरो नहीं कहेंगे भी, ना के बराबर, जीरो कहेंगे तो सब इनफाइनाइट हो जाएगा, कहानी बदल जाएगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। चलिए लेमडा को सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 6.6 है इंटू 10⁻34। इस 31 को ऊपर भेज दो तो +31 हो जाएगा, इस 5 को ऊपर भेज दो तो -35 हो जाएगा। ये पावर वाले की कहानी तो खत्म हो गई। सिंपल सा 9.1 बच गया। एक 9.1 को 9 कह दूं क्या, थोड़ा आसान सा कटता हुआ नजर आ रहा है ना। 3 का टेबल पढ़ देंगे, 3 3 जा 9, 9.1 खत्म करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो लेमडा क्या हो रहा है बच्चे, 2.2 इंटू 10⁻34 31, +31 34 को घटा के क्या दिया, -3 दिया। और ये -35 क्यों लिखा, -5 है, इतना बड़का करेंगे फिर तो कहानी गड़बड़ जाएगी पूरी की पूरी। ऊपर 5 गया ना, तो -31 और ये -5, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 34 में 5 जोड़ दो 39, 39 में 31 घटाएंगे तो 8 बच रहा है। तो 10⁻⁻8, अभी 3 नीचे पड़ा हुआ है, 3 से काट दो तो 3 सत्ते कई 0.7, ठीक है ना। फिर एक बचा 3, ऐसे कुछ मिल रहा है। तो लेमडा इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0.73 इंटू 10⁻⁻8, ये मीटर में आ रहा है, ठीक है ना। अब मुझे एक सिंपल सा कहानी करना है, इतना मीटर करके आ गया। लेमडा की वैल्यू अगर मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करूं 73, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। दो और पावर बढ़ जाएंगे माइनस में। तो अगर आप इसको देखो तो 10⁻⁻10 की कुछ कहानी अगर आपको याद आए तो क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई लेमडा की, लेमडा की वैल्यू हो गई 73 एंगस्ट्रॉन। और ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है वेवलेंथ की। इस वेवलेंथ को बड़े आसानी से मेजर किया जा सकता है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 10⁻⁻10 मीटर इज नॉट दैट मच स्मॉल एज 10⁻⁻35 पावर। कोई सवाल ही नहीं उठता इसके आगे, तो ये बहुत 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 छोटा हो गया। तो ये 73 एंगस्ट्रॉन मेजरेबल है और इसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये छोटे पार्टिकल के लिए फॉर्मूला वैलिड है, लेमडा बराबर h/p, और वो भी जो कि बहुत स्पीड में वेलोसिटी दे रहा हो, मूव कर रहा हो, उसकी वेवलेंथ डिटेक्ट हो पाएंगे। और बहुत बड़े लोग होंगे उसके वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा उससे लॉजिकल चीजें क्लियर हो जाए। टाइनी क्यों वर्ड यूज करता है, टाइनी पार्टिकल का, टाइनी पार्टिकल का यूज करने का लॉजिक इतना ही है। तो मेरे ख्याल से पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी समझ में आई। हाइपोथेसिस आया, कैसे आया वो देखो, आइंस्टीन का और प्लैंक का उसने इक्वेशन इक्वेट किया और लैम्डा बराबर h/p दिया, और यहाँ से उन्होंने रिलेशन दिया कि किसी भी मैटर के पास, चाहे वो कोई भी मैटर हो, इवन बहुत बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक के पास क्या है, अपना एक वेवलेंथ होता है। अगर वो मोशन कर रहा है तो कंडीशन है, इफ इट्स मूविंग, इस कंडीशन में वो वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा।
बड़े चीजों में वेवलेंथ तो प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत छोटी होती है, जिसको निग्लेक्ट हो जाते हैं, निग्लेक्ट किया जा सकता है। बट यही जब टाइनी पार्टिकल के लिए बात करें, जब इलेक्ट्रॉन के लेवल पे जाएंगे, उस कंडीशन में जो वेव बनते हैं वो बड़े होते हैं, उसको काउंटेड होते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर प्रूफ हो जाता है। आगे अगला थ्योरी देखो, खत्म हो गया, पहला हो गया क्वांटम की तरफ बर्थ हो रहा है मेरा, क्वांटम की तरफ बढ़ रहा है, ड्यूल नेचर की कहानी हो गई, एटम एटम इलेक्ट्रॉन क्या और ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल की कहानी शुरू हो गई। अब ऑर्बिट में नहीं रोटेट कर रहा है, वो 3D फॉर्म में रोटेट कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस में जा रहा है। अभी आ ही रहा हूँ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल की कहानी सब शुरुआत करेंगे। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी टाइनी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो या तो उसके मोमेंटम को कैलकुलेट कर लो, क्या कर लो, या तो उसके तुम मोमेंटम, कलर चेंज कर लिया जाए, वाइट वाइट अच्छा नहीं लगता है देखने में, या तो मोमेंटम मोमेंटम को कैलकुलेट कर लो, या तो पोजीशन पोजीशन को कैलकुलेट कर लो। दोनों को एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। either you can calculate the momentum of the electron or a position of electron, you cannot determine the both thing at the same time। जो स्टेटमेंट बोला उसको रिपीट करके लिख लेना, लिखने का मन नहीं है। क्या मैंने बोला, या तो आप मोमेंटम को फाइंड कर लो, फाइट नहीं फाइंड, either you find the momentum or either you find the position, you cannot determine both thing at the same instant। एक ही क्षण पे दोनों चीज का कैलकुलेशन नहीं हो सकता, और ये ट्रू भी है भाई। या तो तुम खुद कितने तेज चल रहे हो यही बता पाओगे, या तुम कहाँ हो यही बता पाओगे। गाड़ी स्लेटर लगा रखे हो, तुमको पूछा जाए तुम कहाँ हो, तो भाई जैसे तुम बोलोगे मैं यहाँ हूँ, तब तक तुम तो आगे बढ़ गए रहोगे। तो मोमेंटम में क्या हो गया, एरर हो गया ना, सॉरी पोजीशन में एरर हो गया ना, तुम जहाँ हो वहां तो हो ही नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। या तो फिर तुम रुक जाओ तो बता दो मैं यहाँ हूँ, तो पूरा मोमेंटम गड़बड़ हो गया, मोमेंटम की एरर की कहानी हो जाती है, मोमेंटम है ही नहीं, कहानी खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट था हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये स्टेटमेंट निकल के आया था, और इन्होंने एक रिलेशन भी दिया था। रिलेशन इन्होंने क्या दिया था, एरर इन पोजीशन दैट इज व्हाट डेल्टा एक्स, एरर इन मोमेंटम दैट इज व्हाट डेल्टा पी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इनका इक्वेशन था, बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को लगाने में से। अभी तुमको क्वेश्चन लगाऊंगा एकदम फील हो जाएगा, अंदर तक चला जाएगा सारी बातें कि क्या इक्वेशन है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी, इसको चाहो तो और एलोबरेट कर लो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी को एम इंटू डेल्टा वी कहते हैं बच्चे, लेस देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है बच्चे, डेल्टा एक्स क्या, एरर इन पोजीशन है। तुमने अगर वेलोसिटी काउंट कर रहे थे उस समय कितना एरर आया पोजीशन में, वो है। और डेल्टा वी क्या है बच्चे, डेल्टा वी क्या है, एरर इन वेलोसिटी है, एरर इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या एरर आया, मतलब दोनों चीजें एक साथ तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतना ही स्टेटमेंट है, इतनी ही कहानी है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी थी। अब चाहो तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो डेल्टा एक्स डेल्टा बी का मल्टीपल निकाल सकते हैं। एच का मान मालूम है, 4 का मान मालूम है, पाई का मान मालूम है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, उधर भेज दो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब मल्टीपल ऑफ बोथ पोजीशन और वेलोसिटी कितनी निकल के आती है कैलकुलेट कर लेना। फॉर इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊं, चलो फॉर इलेक्ट्रॉन मैं दोनों का मल्टीपल देखता हूँ कितना आ रहा है। एरर इन पोजीशन, एरर इन वेलोसिटी, दैट इज व्हाट एच अपॉन, नॉट इक्वल टू साइन का मत लगाना बच्चे कभी भी, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा। एच की वैल्यू, चलो अब वैल्यू पुट करते जाए, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल में लियो तो जूल सेकंड, अर्ग में लोगे तो 30 क्या 27 हो जाएगा, -27। 4 पाई और एम भी नीचे आया हुआ है, ये एम भी यहाँ गया हुआ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और बच्चे 4 4 ही रहेगा, पाई का मान 3.14, पाई का मान यहीं पे साइड में रख दूँ, यहाँ रख देता हूँ 3.14। अब कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मिलेगी, और ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक ठाक वैल्यू आएगी। जो वैल्यू यहाँ आने वाली है वो एक अच्छी खासी वैल्यू आएगी, दिखा देता हूँ। अगर मैं राउंड फिगर में कैलकुलेशन कर दूँ, चलो राउंड फिगर में कैलकुलेशन कर लिया जाए फटाफट, तो क्या मिल सकता है इसको 9 मान लूँ, तो 3 से 2 बार में 2 बार में 3 टाइम में खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 22 है, तो ये 3 मान लो, और लमसम में मैं काट 3.1 को 3 माना, तो 3 से काटोगे तो क्या मिलेगा, इसको 2.1 मान लो तो 0.7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इसको 8 मान लो तो 4 2 जा 8, ये क्या मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा 0.02 इंटू, तो ज़्यादा ही सर राउंड फिगर कर दिए तो क्या ही करूँ, इतना बड़ा कैलकुलेशन करूंगा तो करते रह जाऊंगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर जाएगा तो +31 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या वैल्यू मिल रही है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी का क्या वैल्यू मिल रही है, 0.02 इंटू 10⁻³
31 और कितना मिल रहा है 10 पे पावर -1। मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वी के बीच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की बीच की जो डिफरेंस है 0.002 इतना आ रहा है। और ये कोई बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, ठीक ठाक वैल्यू है, अच्छी खासी इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या है, ये अच्छा खासा एरर है पोजीशन में, मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह के केस में आप एरर निकाल नहीं सकते हो, बस एरर निकाल नहीं सकते हो, एरर को खत्म नहीं कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही चीज निकाल सकते हो। ये जो स्टेटमेंट आया था टाइनी पार्टिकल के लिए था। टाइनी की स्पेलिंग देख लेना यार, थोड़ा डाउट हो रहा। टाइनी पार्टिकल के लिए था, छोटे पार्टिकल के लिए था, छोटे छोटे पार्टिकल के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ऐसे लोग, इवन एटम की बात कर लो, अगर ये लोग वेलोसिटी घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में इनकी जो एरर का मल्टीपल देखो 0.002, एक अच्छी खासी वैल्यू आई है, बहुत छोटी नहीं, 10 पे पावर माइनस समथिंग करके नहीं आई है, 0.002 मतलब 2 इंटू 10 पे पावर, इसको लिखो तो 2 इंटू 10 पे पावर -3 तो आ रहा है, कौन ज्यादा है, मतलब कम है, ठीक है। तो ये कहानी थी, अभी और फील तुमको आ जाएगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन देखो अगला, ये कहानी तो समझ में आएगा ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, यू कैन नॉट फाइंड मोमेंटम एंड पोजीशन एट द सेम इंस्टेंट, एक ही टाइम पे दोनों चीजों को निकाल नहीं सकते, इधर यू कैन फाइंड द मोमेंटम और अ पोजीशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम एट सेम टाइम, बोथ विल बी शो एरर। और कितना एरर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू शो कर रहा है, अच्छी खासी वैल्यू बड़ी होगी। अगर मैं यहाँ पे 27 लेके चलता तो और बड़ी वैल्यू तुमको यहाँ देखने को मिल जाती, बट वो यूनिट की कहानी है, यूनिट बदलते रहो और क्या है। ये क्वेश्चन तुमको फील करा देगा पूरा अंदर तक कि क्या ही कहना चाह रहा था मैं पहले, तब से क्या ही समझा रहा हूँ, समझो। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ये पार्टिकल लीक हो गया, क्या लिखा, पार्टी, पार्टी बन गया है, ठीक है, पार्टिकल है। When the uncertainty in a moment is this much, 0.0001 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ठीक है, मोमेंटम दे रखा है इसने, मोमेंटम का एरर कितना दिया है, डेल्टा पी का मान यहाँ दिया है 0.001 ग्राम, ये ग्राम है बच्चे, GRAM, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मोर देन इक्वल टू h/4 पाई, यही फॉर्मूला था इनका। सब प्लैंक को पकड़ रहे हैं, देखो प्लैंक सबके साथ चल रहे हैं, क्वांटम में पहुंचे हो, प्लैंक के बिना तो संभव ही नहीं है। डेल्टा पी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 0.001 लेस देन इक्वल टू एच का मान तुमको मालूम है 6.6 इंटू 10 पे पावर -34, और 4 पाई की वैल्यू भी तुमको मालूम है 4 इंटू 3.14। घर पे बैठे कैलकुलेशन करना, डेल्टा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 अपॉन, नीचे आके 10 पे पावर -3 मान लो, ये 10 पे पावर -3 है, 4 इंटू 3.14 इंटू 10 पे 1 इंटू 10 पे -3 मतलब 10 पे पावर -3 रहेगा। तब ऊपर नीचे भेज दो, चलो जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक तो पहुंचे। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 पे पावर -34, पूरे का अपॉन कर लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मत काटो, 4 मल्टीप्लाई कर लो 3 मान के, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 गुड़े 10 पे पावर -3 ऊपर भेज दो +3, इसको हटाओ नहीं रखेंगे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट दो इसका डेसिमल हटाओ, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो मतलब एक और यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा, -1 लगाना पड़ेगा। अब 12 का पाड़ा पढ़ दो, 12 का टेबल आता है तो 5, 12 पच्चीस 60, अब 12 पच्चीस 60, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 5.5, बहुत बढ़िया कट गया है, तो 10 पे पावर -34 331 हो जाएगा, 10 पे पावर फिर -32 हो जाएगा, 10 पे पावर -32। तो तुमको इतना एरर देखने को मिलेगा, अगर मोमेंटम में तुमने उतना एरर दिखाया तो 10 पे पावर -35.5 इंटू 10 पे पावर -32 पोजीशन में एरर मिलेगा। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, मतलब ठीक ठाक बहुत कम वैल्यू मिली है एरर में, ठीक है, इतनी एरर चलेगी, काम भर की है। अब सिमिलरली सब कुछ कैलकुलेशन देख लेना, मिला लेना, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो उसको सुधार लीजिएगा, ये नहीं कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या कहानी, ये फील कराने वाला है। क्वेश्चन नंबर बी का है भाई, मोमेंटम का एरर 0 हो गया, मोमेंटम 0 हो गया, तो क्या होगा बच्चे, थोड़ा देखो तो, डेल्टा एक्स मतलब तुमने एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल दिया, मोमेंटम ये एरर इन मोमेंटम है, और तुमने बोला कि मैं एग्जैक्ट मोमेंटम बता रहा हूँ, तो क्या होगा उसके साथ देखो तो, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी तो हो गए 0,
एच अपॉन 4 पाई, भेज दो इस जीरो को यहाँ पे नीचे, तो डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई जीरो, ये पूरा नीचे जीरो, 1/0, मतलब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बच्चे यहाँ देखो, अगर तुमने मोमेंटम में जीरो एरर दे दिया, मोमेंटम में कोई एरर नहीं है, मतलब वेलोसिटी में कोई एरर नहीं है, तुमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर दिया, तो जब तुम पोजीशन की तरफ आंख उठा के देखोगे ना, तो उसमें इनफाइनाइट टाइम एरर आ जाएगा, इनफाइनाइट एरर आएगा यार, बहुत 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 ज्यादा एरर आ जाएगा, तुम एकदम गलत बता दोगे आंसर की पोजीशन कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुम बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट टाइम एरर आने वाला है। सिमिलरली अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, मान लो पोजीशन में तुमने एरर फाइंड आउट कर लिया, मतलब एरर कर रहा हूं, एग्जैक्टली बता दिया पोजीशन में एरर जीरो हो गया, है ये नहीं पोजीशन में एरर, तो फिर वही कहानी हो जाएगा यहाँ पे भी, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी बच्चे, तो जीरो मल्टीप्लाई डेल्टा पी, यहाँ पे क्या होता है एच अपॉन 4 पाई, तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई जीरो, मतलब ये पूरा इनफाइनाइट हो गया, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से एरर ज्यादा आएगा या इनफाइनाइट के बराबर आएगा, तो इनफाइनाइट ज्यादा कुछ चीज तो होती ही नहीं है, मतलब तुमने पोजीशन में जीरो जैसे बोला वैसे क्या हुआ, मोमेंटम में इनफाइनाइट टाइम की एरर्स देखने को मिल गए। तो ये फील करा रहा है ना, इसका फॉर्मूला एकदम सही सही बोल रहा है कि तुम कोई एक ही चीज बता पा रहे हो, दोनों चीज बता ही नहीं पा रहे हो। और बोहर साहब बैठे वेलोसिटी कह रहे, अरे ऐसा है कैसे, 2.18 इंटू 10⁸ Z/n, निकाल लो किसी भी सेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में। अरे पोजीशन मैं बताऊंगा, आर बराबर क्या होता है 0.529 इंटू n² बाई जेड, निकाल लो किसी की भी वेलोसिटी, एंगस्ट्रॉन में वैल्यू आएगी। बट ये तो सही नहीं है ना, दोनों में से कोई एक ही निकल पा रहा है, देखो एक निकाल रहे हो तो एक में इनफाइनाइट एरर आ रही है, ये निकल रही है तो इसमें इनफाइनाइट एरर आ रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, बोहर के इनसे मॉडल मैच नहीं कर, जैसा कि मैं पहले बोला था, और बोहर साहब के मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो गए, और इन दोनों के मॉडल आने के साथ क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है। अब तुम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना शुरू करोगे, इसके बाद के जो टॉपिक शुरू होने वाले हैं वो आपके स्कूल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो स्कूल में पूछे जाते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट इसके बाद के जो टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे आपके एग्जाम में, एस पी डी एफ, ये सब सेल के बारे में, ठीक है ना। फिर आप जनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एन क्या है, एल क्या है, जिम्यूथल क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब क्या है, कैसे हुंस का रूल अप्लाई किए, कैसे अबाउ के रूल अप्लाइड करते हैं, मतलब क्वांटम के बहुत बेसिक पॉइंट तुमको पढ़ने हैं, मतलब ऐसे कह सकते हो कि किसी पूरे किताब का पहला पन्ना पढ़ना है, उतना ही तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है ना। मतलब एक तरह समझ लो भरी पड़ी किताब की पूरी गद्दी पड़ी है, 25-30 किताब को पाइल कर दो, उसमें का सिर्फ तुमको एक पन्ना पढ़ना है, दैट इज व्हाट आपके सिलेबस में क्वांटम फिजिक्स, मतलब ना ही पढ़ना है, कहने का नाम है खाली, तुम क्वांटम का परिचय लोगे उसमें पढ़ के। और कमाल की चीज देखोगे, अभी तक पूरा चैप्टर कहाँ घूम रहा है, ये पूरे चैप्टर में देखो तो इलेक्ट्रॉन ही हीरो है भाई, ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो, मतलब इस चैप्टर का हीरो, इस फिल्म का हीरो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही पता कर रहे हैं कहाँ है, किसी को अभी तक पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, किधर रह रहा है एटम के अंदर, उसको किसी को पता नहीं है, किसी को पता कर रहा है। चलो क्वांटम फिजिक्स में हम लोग लगभग इसके बारे में जान जाएंगे कि कहाँ है इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली में कहाँ रहता है, लगभग पता चलेगा, 100% इसमें भी श्योरिटी नहीं मिलेगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और कोई न्यूमेरिकल तो नहीं छूट रहा है, नहीं, बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।